मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह मियाँ ने हमें बताया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको बैलेंस उम्मत बनाया है। अच्छाई को तुम एक्सप्लेन भी इस तरह से करोगे कि तुम्हारी लाइफ में एतदाल आ जाए। ना तुमने पादरियों की तरह, ईसाइयों की तरह दुनिया को तर्क कर देना है। ला रहबानियत फिल इस्लाम व रहबानियतन इब्तदऊहा, कुरान कहता है इन्होंने दुनिया छोड़कर रहबानियत इख्तियार की। जब ईसाइयत में, जब यूरोप में इनकलाब आया ना 16वीं सदी 1500 के बाद इनकलाब आया, यूरोप ने मजहब को निकाल दिया बिल्कुल रियासत से। आपको पता है ये जो यूरोप आबाद हुआ है ये तो एक मजहबी रियासतें थी। दुनिया में जो ईसाई रियासत इतनी बड़े स्टेट जो कायम हुई है ना, इटली जिसका मरकज रहा है, तो ये तो एक मजहबी स्टेट थी ना। मजहबी जंगों के नतीजे में गोरों को यूरोप मिला है। आज गोरे जर्मनी में है, आज गोरे पेरिस में है, आज गोरे इटली में है। तो ये मजहबी स्कॉलर्स ने जंगें लड़के ये मकामात हासिल किए हैं। तो इनकी मजहबी जंगों के नतीजे में मजहबी लोगों की इजारादारी हुई और एक दुनिया के बहुत बड़े खित्ते पर इनकी खिलाफत और रियासत कायम हुई थी। इसके पीछे एक मोटिवेशन किसकी थी? मजहब की मोटिवेशन थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो तवील अरसे 1000 साल तक मजहब ने राज किया है इन मुल्कों पे। पादरियों का राज होता था। निकाह तलाक के फैसले पादरी, विरासत के फैसले पादरी, रियासत को चलाने का मुकम्मल इख्तियार किसके पास था? पादरियों के पास था। हुआ यह है कि कुरान कहता है ईसाइयों ने मजहब में तहरीफ की और एक रहबानियत को गढ़ लिया उन्होंने। रहबानियत का मतलब तरक्की नहीं करनी, दुनिया में आगे नहीं बढ़ना, निकाह नहीं करना, नस्ल नहीं बढ़ाना, जंगलों में निकल के बस क्या करना है? अल्लाह अल्लाह। जंगलों में निकल के क्या करना है? जो जितना ज्यादा दुनिया से कटा हुआ, ईसाइयों की नजर में वो उतना बड़ा बुजुर्ग। उनके यहां बुजुर्ग और अच्छे की डेफिनेशन ये थी। लेकिन जब साइंसी इनकलाब आया ना, और ये इनकलाब आया इस्लाम की वजह से, क्योंकि जब इस्लाम दुनिया में आया तो फौरन साइंसी तरक्की शुरू हुई है। क्योंकि इस्लाम ने मुसलमानों को दुनिया से काटने से बजाय क्या कर दिया? दुनिया से जोड़ दिया। बजाय काटने के क्या किया? जोड़ दिया। ये तो गोरों ने ये बात लिखी है कि इस्लाम दुनिया में ना आता तो आज हम जिस साइंसी तरक्की की इंतहा तक पहुंचे हुए हैं, हमें यहाँ तक पहुंचने में मजीद 500 साल लगते। तो मुसलमान साइंसदानों ने हमारा ये फासला घटा के कम कर दिया है। जहां तक उन्होंने छोड़ा उससे आगे हमने। तो 16वीं सदी से पहले ना मुसलमान जो गोरे भी थे ना, वो हमारी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। 400 साल तक उनकी यूनिवर्सिटियों में हमारी किताबें पढ़ाई गई हैं। अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए ना, तो उन्होंने वो शेर कहा है कि वो पहला मिसरा हमेशा मैं भूल जाता हूं, जो जाके देखी यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए, जर्मनी गए, तो वहां मुसलमान साइंसदानों की किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई थी। तो यूरोप के जिस कंट्री का सफर किया वो हैरान हो गया, यार ये तो हमारे साइंसदानों की किताबें पढ़ रहे हैं। तो वो कहते मेरा दिल 30 टुकड़े हो गया कि हमारे बाप दादा की किताबों से ये फायदा उठा रहे हैं और हम कहां रह गए? पीछे रह गए। तो एक इंतहा तो ये थी कि भाई मजहब को दुनिया से क्या किया जाए। जो मजहबी लोग हैं उनको पता ही नहीं हो दुनिया का, लेकिन ये नजरिया यूरोप में चल नहीं सका। उनको पता था कि अगर हमने मजहब को नहीं निकाला ना, तो ये मजहबी लोग हमें साइंसी तरक्की से, गैलीलियो ने कहा था ना दुनिया गोल है, पादरी ने कहा गोल नहीं है। अब ये पादरी की फील्ड थी, नहीं आई बात? ओ भाई तेरी फील्ड कुछ और है, अखलाकियात है, रूहानी जिंदगी है। आप साइंसदानों की फील्ड में टांग क्यों उड़ा रहे हो? दुनिया के गोल होने या चकोर होने से अल्लाह के राजी और नाराज होने का क्या ताल्लुक है? पादरी ने उसमें भी टांग अड़ाई कि नहीं दुनिया गोल नहीं है, दुनिया तो यूं है, चकोर है। जैसे ही है ना कि मुफ्तियों से लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना में कितने फासले से खड़े होना है, तो ये भी गलत है ना। एक इंतहा ये थी कि दुनिया को बिल्कुल खैर आबाद कह दिया जाए, जिसको रहबानियत कहा जाता है। दूसरी इंतहा जब मजहब से बगावत हुई है ना, तो आज जिस इंतहा पे यूरोप पहुंचा हुआ है, ये दूसरी इंतहा है कि अखलाकियात का मैयार इतना गिर गया कि मादी तरक्की ही को सब कुछ करार दे दिया गया है और अखलाकियात चंद चीजों का नाम रह गया है। टैक्स टाइम पे अदा करें, आप किसी से झूठ ना बोलें, धोखा ना दें,
तीन चीजें अगर किसी गोरे में पाई जाती हैं तो नाइस पर्सन, ये तीन चीजें नहीं पाई जाती तो क्या है? बैड पर्सन। एक इंतहा ये है, अब्बा ओल्ड हाउस में हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे बगैर निकाह के पैदा हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ रेशो माइनस में जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे रहे हैं, उनके अच्छे होने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसे है, देखो मैं एक मिसाल से बात समझा के बस बात को समेट के खात्मे की तरफ लेके जा रहा हूं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आपके इलाके में कोई वडेरा था, बहुत बड़ा चौधरी, वो लोगों को तकरीरें करता था, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, और उसको चर्च की भी आदत पड़ गई, उसको हीरोइन की भी आदत पड़ गई, उसको गैर अखलाकी सरगर्मियों की आदत पड़ गई, उसको अब्बा भी अच्छे नहीं लग रहे घर में कि यार ये अब्बा खांसते रहते हैं, इनको मुझे खिदमत करके कदमों में जन्नत मन्नत कौन तलाश करे इनकी, बैठ गए यार इतनी देर में हम कस्टमर ना निपटा लें। अम्मा ने दूध पिलाया, दूध के वास्ते देती है तो अम्मा की उफ बर्दाश्त करो यार, ये बहुत टेंशन वाला काम है, लेकिन वो सोसाइटी में वो है, वो तकरीरें करता है कि अच्छाई को प्रमोट करो। तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन छुट्टा लगाते हुए तो हमने खुद आपको देखा है, चरस आप पीते हैं, हीरोइन आप पीते हैं, शराब आप पीते हैं, अब्बा आपके हर वक्त आपके खिलाफ है, मेरा बेटा मुझे ओल्ड हाउस में फेंक के चला गया है, लेकिन वैसे ह्यूमन राइट्स अच्छा वीमेन राइट्स की आप बात बड़ी अच्छी करते हैं, गर्लफ्रेंड से आगे बढ़ते नहीं हैं आप। क्या ख्याल है? अगर वीमेन राइट्स हैं तो उसको बीवी बनाओ ना, गैस बिजली का बिल दो, उसकी अम्मा को सास बोलो, उसके भाइयों को साला बोलो, और जनाब उसकी औलाद की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाओ। क्या ख्याल है? आप विमेन राइट्स सुबह शाम बोलते रहते हैं, तो भाई विमेन का मतलब तो ये है कि उसको प्रॉपर वे में बीवी बनाओ ना अपनी, ताकि बीवी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, गर्लफ्रेंड को छोड़ना 2 मिनट की बात है या नहीं है? अब इसमें तो आप ज्यादा समझदार हैं ना, क्यों इतना गुन्ने बने हुए आप? मुझे एक बात बताओ ना, मुझे आप एक बात बताएं, गर्लफ्रेंड के ज्यादा हुकूक होते हैं या बीवी के? तो विमेन राइट्स बीवी बनाने में है, गर्लफ्रेंड बनाने में, बीवी बनाने में? जब बीवी बना दिया ना तो उसकी अम्मा का भी एहतराम करना पड़ेगा, उसके अब्बा को भी इज्जत देनी पड़ेगी, उसकी अगर पहले से कोई बेटी है तलाक याफ्ता है तो वो आपकी बेटी बन जाएगी, उससे जिंदगी भर के लिए निकाह आपके लिए हराम हो जाएगा, क्योंकि कुरान उसको भी आपकी बेटी बोलो करार दे रहा है। उसके भाई आपके ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे, जब वो भाई आपके घर आएंगे आपको उनको समोसा खिलाना पड़ेगा। मुझे खिलाना पड़ा था, एक दफा मसला हो गया था मेरे साथ, मैं भूल गया था समोसा खिलाना। ये सारी जिम्मेदारियां आप पर आएंगी, क्या ख्याल है? गर्लफ्रेंड की कोई जिम्मेदारी? अच्छा, जब बूढ़ी हो जाएगी तो फिर 20 लोग पूछेंगे यार तुम मरने वाले हो, बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? पूछते हैं ना यार, कोई प्रॉपर्टी बनाई आपने बच्चों के लिए? तो पूरी जिंदगी शादी के बाद मर्द की अपने बीवी और बच्चों के लिए कुर्बान हो जाती है। प्रॉपर्टी भी बनानी है उनके लिए, बच्चे ना रोले हैं, और बेगम के लिए ये भी करना है। फिर आप अगर लेट पहुंच रहे हैं तो झाड़ सुनने को मिलेगी। एक शराबी रोजाना लेट पहुंचता था, पी के आता था ना, तो एक दिन क्या हुआ है कि वो उसको था कि अब घर में बेगम से मुझे सलावातें सुनने को मिलेंगी, पिटूंगा सालों से। तो वो क्या हुआ है कि पिछली दीवार से टाप के आया घर में ना, और आके लैपटॉप लेके ऐसे बैठ गए जैसे कई घंटों से ऑफिस वर्क कर रहा हो, ताकि बेगम आए तो बोलो मैं तो कई घंटों से बैठा हूं। तो आके बैठा हुआ है लैपटॉप लेके ना, तो बेगम आई, कहने लगी आज फिर लेट हो गए? कह रहे नहीं बेगम मैं तो 1 घंटे से आया हूँ। कह रही कम बखत ब्रीफ केस लेके क्यों बैठा हुआ है? लगता है पी के आया। तो ये सारी चीजें आपका ससुराल क्या करेगा? आप पे निगरानी। तो आपकी जो आपको मोटिवेशन करते थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार ये ससुराल की बड़ी टेंशन है। उन्होंने कहा गर्लफ्रेंड जो कल्चर है ना उसको प्रमोट करो। अब जब वो बदनाम होना शुरू हुए कि भाई आप तो पीते भी हो, आप तो शादी भी नहीं करते, गर्लफ्रेंड रखी हुई है आप लोगों ने, फिर बच्चों के खर्चे, गर्लफ्रेंड का भी खर्चा नहीं उठा रहे। कमाल, मैं तो अभी यूरोप होकर आया हूं ना, गर्लफ्रेंड का भी खर्चा नहीं उठाते यार। थोड़ी सी तो गैरत करो भाई।